हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ केमिकल रिएक्शंस एंड उसकी इक्वेशंस क्या होती है। ठीक है। तो ये चैप्टर पहला ही चैप्टर है क्लास 10th का। तो टाइप्स ऑफ चेंजेस क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, हीट्रो चेंजेस, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे तीन तरह के दे रखे हैं, थर्मल, फोटोलाइटिक एंड द इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है। इसको हम लोग हीट की मदद से तोड़ते हैं, इसको हम लोग फोटोन्स यानी कि एच म्यू यानी कि लाइट की मदद से तोड़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तोड़ेंगे ऑफ कोर्स। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देती है, ठीक है, फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन। डबल डिस्प्लेसमेंट में यही चीज़ दो कंपाउंड्स के बीच में होती है, ठीक है। एंड रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का साइमल्टेनियसली होना रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। वो भी हम लोग अभी देखने वाले हैं। उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, रेंसिडिटी, खाने के अंदर बदबू आना, ठीक है, और जो कोरोजन मतलब जो हमारे जंग वंग लग जाते हैं, ठीक है। आयरन के जंग को हम लोग रस्टिंग बोलते हैं, और टेंशनिंग क्या बोलते हैं, हम लोग कॉपर वाले को बोल देते हैं, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं मैंने आपको बता दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ चेंजेस। ओके, फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस एंड द हीटो चेंजेस। तो आपने देखा कि टाइप्स ऑफ चेंजेस में टाइप्स ऑफ चेंजेस तीन तरह के होते हैं, फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस एंड द हीटो चेंजेस। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपने दो का तो नाम सुना होगा, हीटो चेंजेस का आपने में से कुछ ने नाम नहीं सुना होगा। तो मैं आपको बता दूं हीटो चेंजेस क्या होते हैं। फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिसमें स्टेट तो बदलता है। स्टेट मतलब सॉलिड लिक्विड गैस में इसको स्टेट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। मतलब स्टेट इज चेंजिंग। ओके, स्टेट तो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बट केमिकल फॉर्मूला रिमेन सेम। केमिकल फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे कि एग्जांपल में देखें, मान लीजिए आपने पानी को गर्म किया, ठीक है। पहले अपने पास क्या था, लिक्विड फॉर्म में था, आपने इसको हीट किया, ठीक है। हीट करने पे बाद क्या हो गया, वो वाटर गैस में कन्वर्ट हो गया या वेपर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर्मूला तो अभी भी H2E है, यस और नो, सिर्फ स्टेट चेंज हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टेट इज चेंजिंग, स्टेट में तो सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। तो यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला क्या है, सेम है, स्टेट चेंज हुआ है, इसलिए इसको फिजिकल चेंज कहा गया है। इतनी सी बात क्लियर है आपको, ठीक है। इसके कुछ और एग्जांपल भी देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कैम्फर है। कैम्फर मतलब जो आपके पास जो आप लोग कैम्फर यूज़ करते हैं ना, अगर आपने कैम्फर नहीं सुना तो छोड़िए, मैं आपको कुछ और एग्जांपल भी दे सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए अपने पास काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, टेंशन मत लीजिए। तो अपने पास क्या है, शार्पनिंग ऑफ पेंसिल, ठीक है, शार्पनिंग ऑफ पेंसिल। अगर आप पेंसिल को छिलते हैं तो क्या हो रहा है, उसका स्टेट तो चेंज नहीं हो रहा है, शेप चेंज हो जा रहा है, ठीक है। पहले पेंसिल क्या थी, इस तरीके से थी, अब जो इसकी जो साइज़ है वो कितनी रह गई, इतनी ही रह गई। तो ये भी एक तरह का फिजिकल चेंज है। फिजिकली मतलब अपनी आँखों से देखने पे वो चीज़ नज़र आए, चेंज हो, से कलर चेंज हो गया, साइज़ में अंतर आ गया, ठीक है। और उसका जैसे कि पहले सॉलिड था, अब वो तरल में हो गया, मतलब लिक्विड में हो गया या गैस में चला गया, ठीक है। मतलब आंखों से देखने पे वो चीज़ चल अलग नज़र आए, ठीक है। जैसे कि हमारा क्या होता है, ग्लास है, ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास क्या है कि आपके पास मान लीजिए पूरा गिलास था, वो टूट गया, तो कांच के टुकड़ों में टूट गया वो, है ना। जब कांच के टुकड़ों में टूट गया तो वो पहले से अलग नज़र आ रहा है,
ठीक है, पहले से अलग नज़र आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, फिजिकल चेंज है। ठीक है, कोई केमिकल फार्मूला थोड़ी चेंज हुआ है, गिलास का जो पहले था वही का वही है गिलास। गिलास का जो फॉर्मूला होता है, मतलब जो ये सिलिका का बना है तो सिलिका सिलिका रहता है, ऐसा ही O2 बोलते हैं सिलिका को। ठीक है, तो उससे बना हुआ था तो बाद में भी उसी से बना रहेगा, वो थोड़ी चेंज हो जाएगा टूटने के बाद। ठीक है, और मान लीजिए हमारा पानी में शुगर का घुलना, वो भी क्या है, एक तरह का फिजिकल चेंज है। ठीक है, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है पानी और शुगर के बीच में, तो मैं बोल सकता हूँ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर। ठीक है, पानी मतलब शक्कर डाल दी हम लोगों ने पानी में एक तरीके से। ठीक है, और मान लीजिए मैंने कोई कागज़ फाड़ दिया, टेयरिंग ऑफ पेपर। टेयरिंग मतलब होता है फाड़ना। ठीक है, टेयरिंग ऑफ पेपर, पेपर को फाड़ना भी एक तरह का फिजिकल चेंज है। पहले ऐसा शेप था, मैंने फाड़ दिया तो कुछ इस तरीके का हो गया। यस और नो, पेपर तो पेपर ही रहेगा। केमिकल चेंजेस में क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला ही चेंज हो जाता है। ठीक है, ये काफ़ी ईजी है, केमिकल फॉर्मूला ही चेंज हो जाता है। तो किसी भी केमिकल चेंज में क्या होता है, जो केमिकल कंपोजिशन होता है किसी भी सब्सटेंस का, वो क्या होता है कि चेंज हो जाता है, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है और एक नया सब्सटेंस का निर्माण होता है जिसका केमिकल फॉर्मूला अलग होता है पहले से। ठीक है, तो उस तरह की रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल्स। तो जो हम लोग खाना खाते हैं, खाने को चबाते हैं, क्या उससे हम लोग दोबारा खाना बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो इसका मतलब क्या है कि जो चीज़ बन चुकी है उससे हम दोबारा उस चीज़ को नहीं बना सकते। जैसे कि मान ले ए से बी बन गया, ठीक है, और आप दोबारा बी से ए नहीं बना सकते, तो वो क्या है, एक तरह के केमिकल चेंज है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए चीविंग ऑफ फूड, चीविंग ऑफ फूड, हम लोगों ने खाने को चबा लिया तो क्या हम दोबारा उससे खाना बना सकते हैं? नहीं बना सकते। और भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ठीक है, एक बार पल्पी में कन्वर्ट हो गया फूड, तो वो पल्पी से हम दोबारा खाना नहीं बना सकते। ठीक है, थर्ड क्या हो सकता है, बर्निंग ऑफ फूड, लकड़ी को जला दिया, क्या राख से आप दोबारा लकड़ी बना सकते हैं? नहीं बना सकते। ठीक है, और क्या हो सकता है, बर्निंग ऑफ कैंडल। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि जैसे कि हम लोग कुछ नॉर्मल डेली लाइफ के एग्जांपल लें, तो कुकिंग ऑफ रोटी। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ कुकिंग रोटी। ठीक है, कुकिंग ऑफ एनीथिंग। ठीक है, किसी भी चीज़ का आप कुक करते हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, केमिकल चेंज में ही होता है वो जनरली। ठीक है, मैं यहाँ रोटी लिख देता हूँ एग्जांपल में। ठीक है, तो आपको डेली लाइफ में अगर कोई एग्जांपल देखने को मिलता है और उसमें आपको फिजिकल और केमिकल चेंज दिखना है, तो आप इस चीज़ का यूज़ करें कि ए से अगर आप बी बना पा रहे हैं, क्या बी से दोबारा ए पे आ पा रहे हैं क्या? अगर आ पा रहे हैं तो वो फिजिकल चेंज है, अगर नहीं आ पा रहे हैं तो वो केमिकल चेंज है। ठीक है, हीट्रो चेंजेस क्या होते हैं? हीट्रो चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिसमें फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। वो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस साइमल्टेनियसली हो रहे हों एक साथ। एग्जाम्पल के रूप में, अगर आप किसी भी गीली वुड, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे गीली वुड को क्या बोल सकते हैं हम लोग, सॉरी यहाँ पर एक चीज़ की गलती हो गई, ये चीविंग ऑफ फूड है वो इसमें नहीं आएगा यार। चीविंग में सिर्फ शेप चेंज हो रहा है, ठीक है, उसका केमिकल फॉर्मूला थोड़ी बदल जाएगा। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला नहीं बदलेगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं, अगर मान लीजिए आप इसको गर्म करते हैं वुड को, तो क्या होता है कि गैस निकलेगी। ठीक है, मान लीजिए पहले तो वुड से क्या बन गया, ऐश बन गया, ऐश में तो राख। ठीक है, तो ये तो क्या है, केमिकल चेंज है। बट
जो पानी था इसके अंदर, जिसका जो वाटर था किस में बदल गया, गैस में बदल गया। ठीक है, ये क्या एक तरीके का फिजिकल चेंज है। और जो वुड से जो एश बना है ये क्या है, एक तरह का केमिकल चेंज है। तो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, इसलिए ये प्रोसेस क्या कहलाती है, हिट्रोकेमिकल चेंज कहलाती है। ठीक है, हिट्रो चेंजेस कहलाती है। इसका एक और एग्जांपल है चीविंग ऑफ, सॉरी चीविंग नहीं बोलेंगे, चॉकलेट। ठीक है, चॉकलेट का ईटिंग ऑफ चॉकलेट। आप किसी भी चॉकलेट को चबाते हैं तो होता यह है कि किसी भी चॉकलेट को मान लिया आपने चबाया, तो पहले चॉकलेट कुछ इस तरीके से थी, अब वो चबाने के बाद कुछ इस तरीके से टुकड़े में आ गई होगी आपके माउथ के अंदर। ठीक है, और वो कुछ टाइम के बाद आफ्टर 2 and 3 आवर बाद वो कम्प्लीटली पल्पी में कन्वर्ट हो गया होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो पहला है वो जिसने शेप चेंज की है, ठीक है, वो क्या है, एक तरीके का फिजिकल चेंज है, क्योंकि चॉकलेट का फॉर्मूला थोड़ा ही बदला है। और आफ्टर 2 and 3 आवर बाद वो किस में बदल जाएगा, केमिकल चेंजेस में बदल जाएगा, क्यों, क्योंकि वो पल्प ही बन चुका होगा। ये चीज़ आपको क्लियर है। तो ईटिंग ऑफ चॉकलेट भी क्या है, तो क्या है, चीविंग है। चीविंग चबाना, चबाना क्या होता है, ये फिजिकल चेंजेस में आता है। ठीक है, चीविंग। ठीक है, और जो ब्रेक डाउन होता है वो किस में आता है, केमिकल चेंजेस में आता है, इसलिए मैंने यहाँ से वो हटा दिया था। ठीक है, तो चीविंग क्या है, हमारा फिजिकल चेंज है, और जो ब्रेक डाउन है सेकेंड वाला, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ठीक है, वो क्या है, हमारा केमिकल चेंजेस में आता है। तो इतनी सी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो केमिकल रिएक्शन को पढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल चेंज आया है। हाउ टू आइडेंटिफाई अ केमिकल चेंज अकर। ओके, कि केमिकल चेंज हुआ है, हमें कैसे पता चलेगा। तो एनसीईआरटी वालों ने इस पे 5 पॉइंट लिखे हुए हैं। मैं आपको 5 पॉइंट के बारे में बता देता हूँ, जिसकी ट्रिक भी बताने वाला हूँ मैं आपको। जो ट्रिक है वो है कास्ट जीपी। कास्ट जीपी, ओके। सी का मतलब होता है कलर। ठीक है, एस का मतलब होता है स्टेट। टी का मतलब होता है टेम्परेचर। और जी का मतलब होता है गैस। पी का मतलब होता है प्रिसिपिटेट। ओके, तो इसका मतलब क्या है, एक चीज़ समझिएगा। अगर किसी चीज़ का कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, ये सब क्या है, चेंज इन कलर, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि वो क्या हुआ है, उसमें केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, चेंज इन स्टेट, उसको भी आप क्या बोल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई चेंज इन स्टेट हुआ है, तब भी आप लोग बोल सकते हैं कि वो एक तरीके का केमिकल चेंज है। ठीक है, बट आप क्या हो सकता है कि उसका केमिकल फॉर्मूला भी चेंज होना चाहिए, ये भी याद रखिएगा। स्टेट चेंज के साथ केमिकल फॉर्मूला भी चेंज हो। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर, एंड इवोल्यूशन ऑफ केस। किसी गैस का निकलना, और फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, अच्छा, प्रेसिपिटेट को हम लोग पीपीटी भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ।
कई बार क्या होता है कि कोई केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, अगर आप उसमें दो केमिकल मिक्स करते हैं और कुछ केमिकल्स रिएक्शन होने के बाद कुछ ना कुछ सॉलिड मास नीचे जम जाता है, ठीक है, जब सॉलिड मास कुछ ना कुछ नीचे जम जाता है या कुछ ना कुछ स्लेग ऊपर की तरफ फ्लोट कर जाए, ठीक है, उस तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। उस जो नीचे वाला जो सॉलिड मास है उसको प्रिसिपिटेट बोलते हैं हिंदी में, मतलब इंग्लिश में, सॉरी, ओके। इस सॉलिड मास को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड मास, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट बोलते हैं। तो आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी कास्ट जीपी। इन पांचों तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी केमिकल चेंज हुआ है, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने सबसे पहला है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। बट आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में क्या अंतर होता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, रिएक्शन, और यहाँ पर कोई केमिकल इक्वेशन है। इन दोनों में डिफरेंस यही है कि जो केमिकल रिएक्शन होती है वो केमिकल रिएक्शन क्या हो, बैलेंस हो। बैलेंस्ड अगर हो गई तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन, सॉरी केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। ऐसी केमिकल रिएक्शंस जो कि क्या हो, बैलेंस्ड हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, केमिकल इक्वेशन बोल देते हैं, ठीक है। पहली चीज़ आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पहला था हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की सिंपल डेफिनेशन है, अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर रिएक्टेंट्स, ओके। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, अगर A प्लस बी मिलके अगर C बना रहे हैं तो जो इधर की तरफ जो रिएक्टेंट होते हैं उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, ठीक है, इनिशियल स्टेज के, और जो फॉर्म होता है वो बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। और ये एरो होता है जो कि ये रिप्रेजेंट करता है किस डायरेक्शन में रिएक्शन जा रही है, ठीक है। ये एरो क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे टू और मोर क्या कर रहे हैं, ये इक्वेशन है, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले तो ये डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। पहला, टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइंस टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन है। दूसरी चीज़ आप ये चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ आपको कुछ एग्जांपल्स देने पड़ेंगे अगर आपको मार्क्स चाहिए तो एग्ज़ाम के अंदर, जैसे कि हमारा Mg है, अगर वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो Mg2O का निर्माण करता है, सॉरी MgO का निर्माण करता है, ठीक है, क्योंकि दोनों का बैलेंसिंग क्या है, 2 है। तो यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए हम लोग 2 को लगाना पड़ेगा, तो इस तरीके से MgO का निर्माण होता है। तो ये क्या है, केमिकल इक्वेशन कहलाई, क्यों, क्योंकि ये बैलेंस्ड है, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन मिलके CO2 का निर्माण करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें स्टेट्स भी दर्शाने होते हैं, ये क्या होता है, सॉलिड होता है, ये गैस है, और ये सॉलिड होता है, ठीक है। ये क्या है, कार्बन सॉलिड होता है, ये गैस होता है, और ये भी गैस होता है। तो मस्ट भी बैलेंस, और उसके आपको स्टेट्स भी लिखने पड़ेंगे, ठीक है। ये चीज़ आप समझ पाए। तो ऐसे ही आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल दे सकते हैं काफ़ी सारे। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी क्या है, एक तरीके का, मान लीजिए हाइड्रोजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो अगर हम इसको 2 से इंटू करते हैं तो ये 2 मोल्स ऑफ वाटर फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। ये क्या होता है, जनरली लिक्विड स्टेट में है, अगर 25 डिग्री सेल्सियस से कम पे है, सॉरी 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे है तो, ठीक है।
अगर उससे ज़्यादा पे है तो ये क्या जाएगा, गैस फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल हो गए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, सेकेंड टाइप है हमारा डिकम्पोजिशन। ठीक है, डिकम्पोजिशन में क्या होता है, इसका जस्ट रिवर्स है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास ए है, अगर आप उसको किसी न किसी चीज़ की मदद से, जैसे कि हम लोगों ने देखे थे 3 तरह के, अगर मैं इसको हीट कर दूं या उस पर लाइट डाल दूं या उस पर कुछ इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई कर दूं, स्पार्किंग, तो इन तरीके से आप उसको तोड़ सकते हैं किसी भी मोर देन वन प्रोडक्ट में। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अ सिंगल रिएक्टेंट break down into 2 or more products। ओके, तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। पहले तो आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, दूसरा इसका ये एग्जांपल लिखेंगे। ठीक है, इसमें आप इसको हटा ही दीजिए। ठीक है, डी को। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं डायरेक्टली। पहला एग्जांपल आप देख सकते हैं कि इसके 3 तरीके के मैंने आपको इसके बारे में बताया था, मैं उसी से एग्जांपल को डिस्कस कर लेता हूँ। पहला है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो इसमें क्या हो जाएगा, अ ब्रेकडाउन ऑफ रिएक्टेंट बाय द हेल्प ऑफ द हीट। ठीक है, इनटू 2 और मोर द प्रोडक्ट्स। ओके, अ सिंगल रिएक्टेंट breakdown into 2 or more product by the help of heat। ओके, तो हमारा सबसे बड़ी एग्जांपल है MgCO3 को अगर आप हीट करते हैं या आप COCO3 को हीट करते हैं तो क्या बन जाता है, MgO प्लस CO2 गैस यहाँ से निकल जाती है। ठीक है, ये सॉलिड था, सॉलिड था। फिजिकल स्टेट आप हमेशा लिखिए क्योंकि इससे नंबर नहीं कटते हैं। ठीक है, CO बन जाएगा सॉलिड प्लस CO2 गैस यहाँ से इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से CO2 गैस इवॉल्व हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, ये जो सिंबल होता है वो इवोल्यूशन का सिंबल होता है, मतलब जो गैस इवॉल्व होती है उसका सिंबल है। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ द गैस। ठीक है, और ये जो सिंबल होता है इसका मतलब होता है प्रेसिपिटेट बनना, मतलब कोई भी सॉलिड मास नीचे जम जाता है। ठीक है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। ठीक है, अब देखते हैं इसमें थर्मल तो हो गया, अब हम देखते हैं फोटो। ठीक है, लाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, वही हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ बस लाइट। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ लाइट। ठीक है, तो बाय द हेल्प ऑफ लाइट हम लोग उसको डिकम्पोज करते हैं। तो जैसे कि हमें क्या पता है कि हमारा AgBr होता है। ठीक है, और AgCl जो होता है, ये सब क्या होते हैं कि इनको जब हम लोग लाइट में HMU लिखते हैं, लाइट को लाइट में डालते हैं तो ये क्या होता है, अपने आप को ब्रेक डाउन कर लेते हैं Ag प्लस Br2 में। ओके,
क्योंकि क्या होते हैं, फोटो सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है, ये गैसियस फॉर्म में निकल जा, सॉरी, ये भी गैसियस फॉर्म में निकलता है, ये भी गैसियस फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। और ये सॉलिड होता है ब्लैक, और ये दोनों येलोइश कलर के होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों इवॉल्व होकर निकल जाते हैं, ठीक है, गैसेस। तो ये क्या है, एक तरीके का फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है। इसके एग्जांपल्स हैं ये, ठीक है, नीचे वाले। अब देखते हैं हमारा थर्ड जो टाइप है, दैट इज़ द थर्मल इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का बेस्ट वाटर जो है, बेस्ट एग्जांपल जो है वो वाटर है, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ डिकम्पोजिशन, ठीक है, डन बाय द हेल्प ऑफ किसके, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो मान लीजिए इसका जो एग्जांपल है वो क्या था, सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा वाटर है, ठीक है। 2 मोल वाटर ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लिखूँगा मैं, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 2 मोल हाइड्रोजन इवॉल्व हो जाएगी और यहाँ से ऑक्सीजन इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो आप ये एग्जांपल दे सकते हैं वाटर वाला। आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स याद होने चाहिए, मतलब 2-2 एग्जांपल तो मिनिमम सभी के याद करके चलिए। अब देखते हैं थर्ड जो हमारा है, दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो थर्ड देखते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है कि वन एलिमेंट displaces the another element from its compound, ओके। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमें एक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए, यानी रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, कि हायर ऑर्डर पे कौन आता है कौन नहीं आता है। तो आपको कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए। सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर जिंक, फिर आयरन, एंड देन फिर कॉपर, कुछ इस तरीके से ट्रेंड चलता है। ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको याद है तो सोडियम को कोई नहीं हटा सकता, ठीक है, और जिंक को नीचे वाले नहीं हटा सकते, बट सोडियम अगर डाल दिया तो सोडियम हटा देगा जिंक को। आयरन को कौन हटा सकता है, ये ऊपर वाले हटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो जिंक होता है वो मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन कहीं आता है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो वो हाइड्रोजन से काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ZnSO4 बन जाएगा। तो यहाँ ZnSO4 बन जाता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। क्यों? क्योंकि जिंक क्या है, जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ओके। अब यहाँ पे देखेंगे कि जिंक कॉपर से भी ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ZnSO4 बन जाएगा और यहाँ से कॉपर हट जाएगा, ठीक है। बट अगर मैं बात करूँ इसकी, तो यहाँ पे क्या है, जिंक मोर रिएक्टिव है, तो यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर क्या है, जिंक ऑलरेडी मोर रिएक्टिव है, ठीक है। जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन, सो आयरन कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक, ओके। आयरन जिंक को डिस्प्लेस कैसे कर पाएगा फिर, ठीक है। सिमिलरली आयरन मोर रिएक्टिव है कॉपर सल्फेट से, तो कर देगा। तो कॉपर, तो यहाँ आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव है कॉपर से, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा, कॉपर सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ सॉरी आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ से कॉपर सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर दो चीज़ें देखी। पहली चीज़ कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है और कॉपर सेटल डाउन हो जा रहा है नीचे,
तो ये भी एक तरीके का क्या हो जाएगा, पीपीटी हो जाएगा। पीपीटी तो मैं नहीं बोलूँगा, बट पीपीटी की तरह ही रहेगा ये, ठीक है। सेटल डाउन होना ये पीपीटी ही है। ओके, अब देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी एक कंपाउंड है और दूसरा कंपाउंड है, वो कुछ आयन्स अपने एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, और नया कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस हो रहा है, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन है, टू कंपाउंड्स ठीक है, कंपाउंड्स exchange ions between the reactant. Okay, two compounds exchange ion between the reactants, ठीक है, मैं बोल सकता हूँ exchange of ion between the reactants. ओके, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल देते हैं, टू फॉर्म कंपाउंड। ओके, टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, न्यू कंपाउंड्स। ओके, इसके जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल हैं जो कि काफ़ी बार पूछा गया है, वो दो एग्जांपल्स हैं, वो भी आपको रटे हुए होने चाहिए बिल्कुल, ठीक है। फर्स्ट इज़ AgNO3, और उसमें अगर आप नमक डाल देते हैं NaCl कॉमन सॉल्ट, ठीक है, तो वो क्या बना देता है, AgCl बना देता है, और यहाँ पे NONO3 बना देता है। मतलब क्या हो रहा है कि जो आपका ये Ag+ था वो इसका आयन ले गया, और जो NO3- था वो इसके साथ चला गया, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हुई। बेसिकली आपको क्या करना है, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, और इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से आपको मिला के कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेना है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए। जो सेकंड चीज़ है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, दैट इज़ बेरियम क्लोराइड एंड द सोडियम सल्फेट, ठीक है। दोनों सॉलिड हैं, स्टेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है लिखना, ठीक है। स्टेट अगर आप नहीं लिखते तो आपके ज़रूर नंबर कटेंगे, इतना तो मैं बोल देता हूँ, ठीक है। फिजिकल स्टेट ज़रूर लिखिए इसका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट को आपने डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये Ba2 पॉजिटिव था तो बेरियम सल्फेट बन जाएगा, और दूसरा यहाँ पे 2 मोल्स NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। वही पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ Na था पॉजिटिव, और यहाँ Cl- नेगेटिव, तो NaCl का फॉर्मेशन कर लिया। यहाँ पर Ba2 पॉजिटिव था, और यहाँ पर SO4 2- था, तो इन दोनों ने भी कंबाइन करके अपने आप को बेरियम सल्फेट में कन्वर्ट कर लिया। ओके, BaSO4। इतनी सी बात क्लियर है आपको। तो ये क्या है, डबल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। अब बात करते हैं हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आने वाले सालों में आपको बहुत देखने को मिलेगी, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर आपके देखने को जरूर मिलने वाला है 11th-12th में। तो इसको स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, और हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ये चीज़ आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, रिडक्टेंट कौन है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ, किस फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है क्या, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं यार इसमें, तो आपको इसका काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, एंड रिडक्शन का साइमल्टेनियसली होना, रिडक्शन, ओके, रिडक्शन का साइमल्टेनियसली होना,
एक साथ होना क्या कहलाता है? रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। पहला जो ये है, ये रिडक्शन को शो करता है, ठीक है, और ये जो OX आया है वो ऑक्सीडेशन को शो करता है, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि रिडक्शन किसको बोलते हैं वो भी चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। कुछ चीज़ें होती हैं उसको आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। कुछ पैरामीटर्स के थ्रू हम लोगों ने रिडक्शन को रिडक्शन बोला है। क्या हो रहा है कि जो हमारा, अगर हम कोई भी ऑक्सीजन को लॉस कर देते किसी कंपाउंड में से, तो वो रिडक्शन हो जाता है उसका, ठीक है। अगर कोई कंपाउंड अपना ऑक्सीजन लॉस कर रहा है तो वो क्या कहला देगा? उसका रिडक्शन कहलाएगा वो, ठीक है। अगर कोई कंपाउंड हाइड्रोजन को गेन कर रहा है तब भी वो रिडक्शन कहलाएगा, ठीक है। और इसका जस्ट अपोजिट नीचे वाले ऑक्सीडेशन में है। गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन तो आएगा ही, ठीक है। और यहाँ बता सकते हैं कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? हमारा ऑक्सीडेशन में चला जाएगा, ठीक है। तो अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एग्जांपल्स के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल हैं। कॉपर ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके कॉपर एंड वाटर का फॉर्मेशन कर ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पूछा जा रहा है कि विच वन इज़ ऑक्सीडाइज, कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन रिड्यूस हुआ है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जो भी चीज़ आपको समझ में आ रही है वो हमेशा इस तरफ से देखी जाती है, मतलब रिएक्टेंट साइड में ही आपको ये चारों के आंसर मिलेंगे। कभी भी प्रोडक्ट साइड में कभी आपको इसका आंसर नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है, कभी भी नहीं। तो इनके जितने भी आंसर्स होंगे वो हमेशा रिएक्टेंट से ही देखे जाएंगे, रिएक्टेंट साइड से देखे जाएंगे, ठीक है, से देखना होगा, ठीक है। इतनी सी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कभी भी आप, मैं जैसे बोलो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो आप कभी भी इस साइड का कभी नहीं देखेंगे, इस साइड कुछ भी हो, हमें क्या लेना देना, हमें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से मतलब है। तो रिएक्टेंट में रिएक्टेंट साइड वो हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, सॉरी ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ है। तो ऑक्सीडाइज कौन होगा? जिसने गेन किया है ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को इस साइड किसने गेन किया है? पहले हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन ऑक्साइड बन गया, यानी कि वाटर बन गया। तो हाइड्रोजन को गेन किसने किया है? हाइड्रोजन ने खुद ने ही हाइड्रोजन को गेन किया है। तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ये अपने आप को ऑक्सीजन क्या कर लिया, इसने गेन कर लिया। तो यानी कि हाइड्रोजन क्या हुआ, यहाँ ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। इसने क्या किया, अपना ऑक्सीजन को लूज किया है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। पहले तो मैं लिख देता हूँ गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसका क्या हुआ? रिडक्शन हुआ है, ठीक है। रिडक्शन हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ? रिड्यूस्ड हुआ है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा? जो कंपाउंड रिड्यूस हुआ है या ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, मान लेते हैं कि ये कोई कंपाउंड के पास, मान लीजिए पहले हाइड्रोजन था, ठीक है। इसके साइड में कोई चीज़ है, वो इसको क्या कर दे रही है? वाटर में कन्वर्ट कर दे रही है। तो मतलब क्या, ये इसको क्या कर दे रहा है? एक एजेंट है ये, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? एक एजेंट कहलाएगा जो कि कन्वर्ट कर रहा है हाइड्रोजन को वाटर के अंदर, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्यों? क्योंकि वो सामने वाले को क्या कर दे रहा है। तो यहाँ पे जो ये वाला कंपाउंड होगा जो कि हाइड्रोजन को क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है। वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, ठीक है। तो जो ऑक्सीडाइज करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की खासियत क्या होगी? वो खुद को रिड्यूस कर रहा होगा, ठीक है। मतलब
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो डेफिनेशन बोल सकता हूँ मैं, वो क्या बोल सकता हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं? इट ऑक्सीडाइजेस, it oxidize the other compound and reduces itself। वो सामने वाले को तो ऑक्सीडाइज करेगा, तो उसको खुद को भी तो रिड्यूस होना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि हाइड्रोजन था, ठीक है, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन था, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड ने इसको ऑक्सीडाइज किया, तो कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। बट कॉपर को क्या होना पड़ा, रिड्यूस होना पड़ा, क्योंकि उसने अपना ऑक्सीजन को दे दिया। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इसके पास खुद के पास क्या था, ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन था तो ऑक्सीडाइज कर दिया सामने वाले को अपना ऑक्सीजन दे के, इसलिए वो एजेंट है एक तरीके का। ऑक्सीजन देने वाला क्या है, एक तरीके का एजेंट है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो, ठीक है। और जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, जो कि सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है, मतलब हाइड्रोजन ने इसको क्या कर दिया, इसका ऑक्सीजन छीन लिया और सामने वाले को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो यानी कि हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कहला जाएगा, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट के भी यही डेफिनेशन है, थोड़ा सा सिमिलर। रिड्यूसिंग एजेंट, it reduces other it reduces it reduced the other compound and oxidized itself, ठीक है, इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग एजेंट। उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा क्या होता है रेडॉक्स रिएक्शन, उसमें आप खुद से आइडेंटिफाई करेंगे ना तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो एक और एग्जांपल देखते हैं। जिंक ऑक्साइड में अगर आप कार्बन डालते हैं तो क्या फॉर्म हो जाएगा, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, पहले तो सॉरी ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ, सेकंड क्वेश्चन है रिड्यूस्ड कौन हुआ, थर्ड कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ठीक है, और यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो आपको फटाफट से आंसर देना है, ठीक है। अगर आपने कर लिया तो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड कौन होता है, जिसने या तो गेन किया हो, गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ तो हाइड्रोजन तो है ही नहीं दोनों में ही, ठीक है। तो यानी गेन कौन कर रहा है ऑक्सीजन को, सिर्फ आपको वो देखना है, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ डायरेक्ट कि गेन ऑफ ऑक्सीजन कहाँ हो रहा है, इधर से देखते हैं हमेशा, ठीक है। तो कार्बन ने क्या ऑक्सीजन गेन किया है, यस, कार्बन ने ऑक्सीजन गेन किया है ना, कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हुआ कार्बन, ठीक है। रिड्यूस कौन हुआ, जिसने अपना ऑक्सीजन को क्या किया होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो मैंने यहाँ देखा, यहाँ क्या हुआ, गेन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, हमारा रिडक्शन कहलाता है, यानी रिड्यूस्ड कौन हुआ, ZNO, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जो कि रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो ये तो क्या हुआ था, कार्बन क्या है, इसको रिड्यूस कर रहा है जिंक ऑक्साइड को, क्योंकि उसका ऑक्सीजन खींच ले रहा है। तो यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया, कार्बन हो गया। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जिंक ऑक्साइड अपना ऑक्सीजन दे रहा है सामने वाले को, ठीक है, सामने वाले को दे रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जो कि काफ़ी आसान है, मैं यहीं बता देता हूँ। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होती है।
व्हेन द रिएक्शन इज अकरिंग हीट इज इवॉल्व, ठीक है, अ केमिकल रिएक्शन in which heat is evolved, ठीक है। अगर हीट निकल रही है तो वो केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या हो जाती है, अ केमिकल रिएक्शन in which heat is absorbed, ठीक है, heat is absorbed। तो इतनी सी बात थी बस कि अगर हीट निकल रही तो वो एक्सोथर्मिक है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो वो एंडोथर्मिक है। इसके एक एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्या है एक्सोथर्मिक, ठीक है। अच्छा, एंडोथर्मिक के सबसे पहले देख लेते हैं। जितनी भी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ओल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर द एंडोथर्मिक इन नेचर, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ZnCO3 है, अगर आपको उसको तोड़ना है तो आपने हीट दी ना, तो दैट इज़ द एंडोथर्मिक, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ इसको थर्मल डीकम्पोजिशन, ठीक है। तो जितने भी थर्मल डीकम्पोजिशन वाली रिएक्शंस हैं वो सब के सब एंडोथर्मिक होती है, ठीक है। तो ZnO प्लस CO2, ओके। और जितनी भी हमारी कंबशन रिएक्शन होती है, कंबशन मतलब जिसको हम किसी चीज़ को जलाते हैं, किसी चीज़ को हम जलाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हीट निकलती है, ठीक है, तभी तो हम लोग जला रहे हैं। तो हम लोग कार्बन को जब जलाते हैं तो यहाँ से CO2 निकलती है प्लस कुछ ना कुछ हीट निकलती है, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके की कंबशन रिएक्शन जितनी भी होती है वो क्या है, एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है। तभी तो हम उसको जलाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे लाइटर्स होते हैं, मतलब स्टॉक्स होते हैं, गैस सिलेंडर हो गया, ठीक है। वो सब जो ब्यूटेन होते हैं, ठीक है, वो सब क्या होता है कि हम लोग उसको जब जलाते हैं तो वो क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो जितनी भी कंबशन रिएक्शंस होती है वो एक्सोथर्मिक होती है, और जितनी भी ओल थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है वो एंडोथर्मिक होती है। एग्जाम्पल्स आप काफ़ी सारे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ द ऑक्सीडेशन एंड उसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं। इफ़ेक्ट जनरली हम दो देखेंगे ऑक्सीडेशन के। पहला किसी भी मेटल्स पे जंग लगना, और दूसरा खानों का अंदर जो बदबू आती है उसको रेंसिडिटी बोलते हैं, ठीक है। प्लीसेंट अनप्लीसेंट स्मेल जो होती है, ठीक है। तो कोरोजन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। तो इट इज़ द अनडिज़ायरेबल चेंज दैट अकर्स इन अ मेटल, अनडिज़ायरेबल चेंज आएगा दैट इज़ अकर इन मेटल ड्यू टू द अटैक ऑफ द मॉइस्ट एयर, किसी मॉइस्ट एयर के कॉन्टेक्ट में आना, या किसी एसिड के कॉन्टेक्ट में आना, किसी बेस के कॉन्टेक्ट में आना, और उसमें मेटल के अंदर अनडिज़ायरेबल चेंजेस आना, उसके कारण, इन तीनों रीजंस के कारण, तो वो क्या कहलाता है, कोरोजन कहलाता है, ठीक है। और आयरन के कोरोजन को हम लोग रस्टिंग बोलते हैं। तो रेंसिडिटी क्या होती है, इट इज़ अ अनडिज़ायरेबल चेंज। और अनडिज़ायरेबल चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, लाइक स्मेल में चेंज आना और टेस्ट में चेंजेस आना, दैट टेक प्लेस इन द ऑयल कंटेंट फूड आइटम्स। जितने भी तेल वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं उसका अगर ऑक्सीडेशन हो जाता है तो उसके कारण क्या होता है, अनडिज़ायरेबल चेंजेस आते हैं, जैसे स्मेल में चेंज आना, बदबू आना, ठीक है, और टेस्ट में चेंज आ जाना। वो सब क्या कहलाता है, रेंसिडिटी कहलाता है। इट्स कॉल्ड द रेंसिडिटी, ओके। द अनडिज़ायरेबल चेंज लाइक स्मेल चेंज और टेस्ट चेंज एंड दैट टेक प्लेस इन द ऑयल कंटेंट फूड आइटम्स ड्यू टू द ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब कोरोजन्स के कुछ एग्जांपल्स आपको रटने पड़ते हैं, तो एज इट इज़ रटिएगा उसको, एंड उसके प्रिवेंटिव मेजर्स भी हम लोग देखने वाले हैं अभी। तो चलिए देखते हैं। तो प्रिवेंटिव मेजर्स से पहले हम लोग कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल्स में रस्टिंग होता है, तो रस्टिंग के बारे में सबसे पहले देखते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कोरोजन, ठीक है, ऑफ आयरन। आयरन का कोरोजन क्या होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्यार से रस्टिंग बोलते हैं, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है कि जो आयरन होता है वो मॉइस्ट एयर के कॉन्टेक्ट में आता है, मॉइस्ट एयर, ठीक है, मॉइस्ट एयर मतलब उसमें वाटर एंड कुछ ना कुछ एयर होती है, ठीक है। जब उसके कांटेक्ट में आता था Fe2O3 डॉट XH2 का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंपाउंड, इसको रट लीजिए एक इज इट इज़। इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। इसके और भी काफ़ी सारे नाम हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, देखिए Fe+2 और Fe+3 तीन होते हैं, सॉरी 2 होते हैं, ठीक है। तो पहला वाला क्या होता है, अस होता है, दूसरा वाला इक होता है, ठीक है। तो फेरस है कि फेरिक है, ये फेरिक है, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड है ये, और हाइड्रेटेड है, ठीक है। तो ये हाइड्रेटेड वेरिएबल है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं इसको फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। आयरन ऑक्साइड की जगह मैं फेरिक ऑक्साइड लिख सकता था, और हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड भी बोल सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया हमारा, कोरोजन ऑफ द आयरन हो गया, ठीक है। सेकंड चीज़ है हमारा कोरोजन ऑफ द कॉपर, ठीक है, कोरोजन ऑफ कॉपर। कोरोजन ऑफ कॉपर का सबसे अच्छा एग्जांपल है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी में क्या हो रहा है कि वो ग्रीनिश हो जा रही है, ठीक है। वो ग्रीनिश क्यों हो जा रही है, इसका कलर, इसका कारण भी आपको पता होना चाहिए। ग्रीनिश होती है क्योंकि वो कॉपर की बनी हुई है कुछ हद तक, ठीक है। तो कॉपर पे क्या होता है, कोरोजन जो आता है वो ग्रीनिश कलर का आता है, जबकि यहाँ जो कोरोजन होता है वो थोड़ा सा रेडिश टाइप का आता है, ब्राउनिश टाइप का आता है, रेडिश ब्राउन, ठीक है। ये रेडिश ब्राउन होता है, ठीक है। कलर भी याद करना है आपको थोड़ा बहुत, ठीक है। तो यहाँ पर कॉपर होता है, जब कॉपर मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है तो मॉइस्ट एयर, ठीक है, और मैं बोल सकता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है, तो ये CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस बनाता है, जो कि क्या है हमारा कॉपर कार्बोनेट है, ठीक है। ये क्या है हमारा कॉपर कार्बोनेट है, ठीक है। और ये क्या है हमारा कॉपर हाइड्रोक्साइड है। अगर ऐसे कंपाउंड आपको दिख जाए किसी का सॉल्ट हो और उसी का ही हाइड्रोक्साइड हो, तो इस हाइड्रोक्साइड को हम लोग नहीं लिख बोलते हैं कुछ भी, इसकी जगह सिंपल एक वर्ड यूज़ किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द बेसिक, ठीक है। इसकी जगह क्या वर्ड यूज़ किया जाता है, डायरेक्ट बेसिक वर्ड यूज़ किया जाता है। अगर किसी सॉल्ट का कार्बोनेट है और उसी का सॉल्ट भी मतलब उसका हाइड्रोक्साइड है उसके अंदर, तो उसको हम लोग सिंपल क्या लिख देते हैं, बेसिक लिख देते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ओके। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेसिक कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं। और उसका जो कलर होता है वो क्या होता है, ग्रीनिश होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ग्रीनिश कलर का होता है। और भी हैं हमारे पास कुछ एग्जांपल्स, ठीक है, वो भी देखते हैं। कि हमारे जो सिल्वर होती है उसका भी एक एग्जांपल है, काफ़ी फेमस एग्जांपल रहा है, इसलिए मैं बता देता हूँ कि पेपर में आ सकता है वो, कि कोरोजन ऑफ द सिल्वर। देखो सिल्वर एक तो नेटिव मेटल है, पहले चीज़ तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगी, ठीक है। नेटिव मतलब है कि वो ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्शन करेगी नहीं, तो वो रिएक्शन करती है एसिड के साथ, ठीक है। तो एसिड के साथ कौन सा, एसिडिक गैस के साथ रिएक्शन करती है, तो वो H2S जो गैस है उसके साथ रिएक्शन करेगी और AgS का कंपाउंड फॉर्मेशन कर लेगी, जो कि ब्लैकिश कलर का होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगी, हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हुई। तो क्या होता है कि इस चीज़ को हम लोग ना कई बार आपको देखने को मिलेगा सिल्वर के अंदर कि सिल्वर काली पड़ जाती है। कभी आपने
सिल्वर के ऑर्नामेंट्स दिखे होंगे, तो वो क्या कर जाते हैं, कुछ दिनों बाद काले पड़ जाते हैं, कुछ सालों बाद, ठीक है। तो वो सालों बाद काले पड़ने का कारण HGS का फॉर्मेशन के कारण होता है, क्योंकि ये ब्लैकिश कलर का होता है, ठीक है। अब इसके प्रिवेंटिव मेजर्स भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि सिल्वर क्या है, काफ़ी एक्सपेंसिव भी है, तो उसको हमें प्रिवेंट तो करना ही पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर से क्या करना चाहिए हम लोगों को, ताकि इससे हम लोग सल्फ़र को हटा लें। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना कि इसको हम लोग ब्लैकिश होने से कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं प्रिवेंशन मेथड डायरेक्ट, ठीक है। प्रिवेंशन मेथड में क्या क्या है, तो प्रिवेंशन मेथड्स काफ़ी ईजी हैं इसके, ठीक है। सबसे पहले कोरोजन का ही देखते हैं। तो कोरोजन के जो प्रिवेंशन मेथड्स हैं वो क्या हैं, तो कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन मतलब जिंक की किसी और मेटल के ऊपर परत चढ़ा सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किसी भी और मेटल की परत चढ़ाने को इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कूलर्स पे करते हैं हम लोग पेंटिंग, ठीक है। और फोर्थ हो सकता है एलॉय बना सकते हैं, जैसे हमारा एक स्तंभ होता है, पिलर है यहाँ पे इंडिया में, तो उस पिलर की ईज काफ़ी पुरानी है बट उस पर भी जंग नहीं लगा हुआ है। तो वो क्यों है, क्योंकि उसके अंदर एलॉय है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो वो एलॉय क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है एलॉय की कि वो प्रिवेंट करता है फ्रॉम रस्टिंग, ओके। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिससे हम लोग कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं रेंसिडिटी को हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो रेंसिडिटी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स डाल सकते हैं ताकि ऑक्सीडाइज ना हो फूड, क्योंकि क्या होता है इसमें फूड क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑयली फूड, ठीक है। मैं लिख देता हूँ ऑयली फूड, ठीक है। ऑयली फूड क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता था, ठीक है। तो उसमें क्या डाल दिया हम लोगों ने, एंटीऑक्सीडेंट डाल दिए ताकि ऑक्सीडाइज नहीं हो, ठीक है। BH है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनासोल, ठीक है। और BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून, ओके। तो ये क्या होते हैं, हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं दो। इसको आप फूड्स में डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जो हमारे चिप्स पैकेट्स आते हैं, ठीक है, जो हमारे चिप्स के पैकेट्स आते हैं चिप्स, ठीक है, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हेयर नहीं भरते हैं, उसके अंदर हम लोग नाइट्रोजन गैस भरते हैं ताकि वो ऑक्सीडाइज नहीं हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें से ऑक्सीजन को निकाल लेते, मतलब एयर को निकाल लेते हैं और उसकी जगह हम लोग नाइट्रोजन भर देते हैं। नाइट्रोजन इसलिए भरते हैं क्योंकि नाइट्रोजन 75% हमारे लगभग एटमॉस्फेयर में है, ठीक है, इसलिए फ्री में मिल जाती है तो डायरेक्ट डाल देते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो स्टोरिंग फूड इन अ टाइट एयर टाइट कंटेनर्स, ठीक है, ताकि उसका क्या नहीं हो, ऑक्सीडेशन नहीं हो, ठीक है। रेफ्रिजरेशन मतलब क्या होता है, फ्रिज में डाल दें, ठीक है। फ्रिज में डालने से कई सारी सब्जियां काफ़ी लंबे टाइम तक प्रिजर्व रहती है, ठीक है। और रेंसिडिटी मतलब कोई फूड आइटम को भी रखते हैं तो प्रिजर्व रहता है। पेस्चराइजेशन, जो आपने देखा है कि जो मिल्क्स होते हैं, मिल्क का क्या होता है कि सबसे पहले उसको हम लोग गर्म करते हैं और उसको फिर काफ़ी कोल्ड टेम्परेचर पे स्टोर करके रखते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं उनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है और वो क्या कहता है, प्रिजर्व रहता है काफ़ी लंबे टाइम तक। और काफ़ी सारे हमारी जो मीट्स होती है और हमारे जो भी आइटम्स होते हैं, ठीक है, उन पे हम लोग क्या करते हैं, या तो सॉल्ट छिड़क देते हैं या फिर शुगर का कुछ लेप डाल देते हैं, ठीक है। उससे भी क्या करता है, प्रिजर्व रहता है, ठीक है, सॉल्ट से भी प्रिजर्व रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।